चार्ल्स लॉ होता क्या है, उसमें क्या था बॉयज लॉ में हम लोगों ने क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था, प्रेशर और जो गैस का वॉल्यूम था उन दोनों का रिलेशनशिप को डिस्कस किया था, उसको रिलेट किया था एक दूसरे के साथ। वॉल्यूम और प्रेशर जो थे वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, जबकि टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था। तो चार्ल्स लॉ में क्या होगा, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसमें क्या है, गैस का जो वॉल्यूम होता है उसका हम लोगों ने देखना है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ होता क्या है, ये मेरा पेन भी नहीं चल रहा। चार्ल्स लॉ क्या है, द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप होता है किसके दरमियान, बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम लोगों ने देखना है कि द प्रेशर, जो प्रेशर है उसको हम लोगों ने रखना है कांस्टेंट, वाज आल्सो स्टडीड। ठीक है, इसका जो प्रेशर है ना, इसमें क्या है चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में हम लोग क्या देखें, जो रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वाज आल्सो स्टडीड। ठीक है, प्रेशर को क्या रखना है इसमें, कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, गैस का और जो वॉल्यूम है ना उन दोनों का रिलेशनशिप देखना है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको चेंज करने से उसके टेम्परेचर पे, या उसके टेम्परेचर को चेंज करने से उसके वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, पहले उसमें तो हम लोगों ने देखा था प्लाज्मा में प्रेशर को चेंज करने थे, वॉल्यूम जो था वो कम हो जाता था, लेकिन अब क्या करना है, अब टेम्परेचर को बढ़ाने या कम करने से उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। जो साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स इन 1787, 1787 में क्या किया था उसने, जो जे चार्ल्स ने अपना लॉ जो था वो प्रेजेंट किया था, स्टेट्स द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, जो वॉल्यूम है गिवन मास ऑफ अ गैस का क्या है, जो वॉल्यूम है गिवन मास ऑफ अ गैस का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका क्या, जो वॉल्यूम है, गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, जब उसका प्रेशर को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है, इसमें क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, व्हेन प्रेशर पी इज कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है गैस का इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी जो टेम्परेचर है उसकी। ठीक है, वॉल्यूम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, तो V डायरेक्टली, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम लोगों ने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को क्या करना है, रिमूव करना है, तो इधर कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, K, इधर क्या हो जाएगा, फिर हम लोगों ने ये लगा लेना है साइन ऑफ इक्वालिटी, और K जो है वो कांस्टेंट है, K V इक्वल टू के टी। ठीक है, व्हेन K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जब K जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो तो फिर क्या होगा, V इक्वल टू के टी हो जाएगा। इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर जो है गैस उसको हम इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हो रहा है, अगर एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, जब एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। इसमें टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है T1 से T2, मतलब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, T1 में कम था T2 में उससे ज्यादा हो गया, तो वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 हो गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ठीक है, जब हम लोग टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे गैस का तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, जब हम लोग उसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो दूर दूर तक फैल जाएंगे, उनका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं ना, ये पहले तो थोड़ी सी जगह पे पड़े हैं, अगर इधर इधर, तो गैस के मॉलिक्यूल्स फैले ही होते हैं,
तो इतना है। तो जब इसके नीचे हम लोग हीट देंगे, उसके टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हीट दे देंगे उसके नीचे से, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन की एनर्जी जो होती है, ड्यू टू मोशन जो होती है, मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो तेज तेज करना शुरू हो जाएंगे, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इनका वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा एरिया में फैल जाएगी क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इनकी मोशन है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो पहले से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। As both equations have same value of constant, therefore their variables are also equal to each other. As both equations, ये दोनों जो इक्वेशन है सेम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, इनके पास सेम वैल्यू है। ये देखिए, जो वॉल्यूम था गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर पे। जब हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म कर दिया तो क्या होगा, हम लोग इधर साइन ऑफ इक्वालिटी को लगा लेंगे, तो वो v इक्वल टू के टी हो जाएगा। अब कांस्टेंट को अगर हम लोगों ने फाइंड करना है, मतलब कांस्टेंट को एक साइड पे रख लिया, v ओवर टी। ये इक्वेशन क्या बन गई, ऐसे भी लिख लें तब भी ठीक है, अगर v इक्वल टू के टी लिखें तब भी ठीक है, ठीक है। इधर k इक्वल टू v ओवर टी। और जब हम लोगों ने इसका पहले तो वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, V1 ओवर T1 इक्वल टू K इंक्रीज कर दिया गया, और जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया तो वॉल्यूम जो है वो खुद ब खुद इंक्रीज हो गया, तो V2 ओवर T2 इक्वल टू K, वो भी K के इक्वल है, ठीक है। And both equations have same value of constant. As both equations have same value of constant, therefore their variables are equal to each other, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये देखो v1 ओवर t1 है, v2 इक्वल टू t2, ये दोनों k के इक्वल थे, तो ये दोनों जब k के इक्वल थे तो क्या हुआ, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल थे, ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल आ गए। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, v1 ओवर t1 इक्वल टू k था, इसका इक्वल भी k था। अगर ये दोनों के इक्वल है, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लोगों ने उनको ऐसे लिख दिया, v1 ओवर t1 इक्वल टू v2 ओवर t2, ठीक है। अभी हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, हम एक्सपेरिमेंट से इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये वाला जो लॉ है वो ठीक है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे इसकी, और फिर हम लोग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ये देखते हैं, टाइम हुआ तो। Experimental verification of Charles law. Charles law की experimental verification क्या है? Let us take a certain amount of a gas enclosed in a cylinder having a movable piston. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, सर्टन अमाउंट ऑफ गैस, हम लोगों ने गैस ली है एक सिलेंडर के अंदर, उसके ऊपर पिस्टन है। कल वाले एग्जांपल में भी ऐसा ही था, लेकिन उसमें जो था रिलेशनशिप वो डिफरेंट था। टेम्परेचर जो था वो तो हमने कांस्टेंट लिया था, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का हम लोगों ने देखा था रिलेशनशिप, लेकिन इसमें जो है प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर उतना ही होगा, और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर को देख रहे हैं और वॉल्यूम को। Let us take a certain amount of gas enclosed in a cylinder having a movable piston. If the initial volume of the gas V1, जो इसका गैस है उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो इनिशियल उसका टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। वॉल्यूम कितना 50, टेम्परेचर 25। जब हम लोग इस सिलेंडर को हीट करेंगे, मतलब उसके टेम्परेचर को हम लोग कर देंगे इंक्रीज। पहले उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 सेल्सियस, और अब उसका हम लोगों ने कर दिया है 100 सेल्सियस। इट्स न्यू वॉल्यूम V2 इज अबाउट 62.5। तो अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो 62.5 हो जाएगा। मतलब अगर हमने इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पहले उसका वॉल्यूम था 50 और टेम्परेचर था 25, 5 से टेम्परेचर को 100 तक इंक्रीज कर दिया तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा 62.5 सेंटीमीटर क्यूब तक। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द वॉल्यूम दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज इलेबोरेटेड बिलो इन द फिगर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब ना इंक्रीजेज द वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, ये था गैस थी, गैस के मॉलिक्यूल्स थे सिलेंडर के अंदर, तो इसका टेम्परेचर 25 था और जो वॉल्यूम था वो 50 था, ठीक है। अब हम लोग ने इसका टेम्परेचर जो है वो 100 कर दिया, इसको हीट दे दिया, ये हीट कर दिया इसको, ठीक है।
तो फिर पहले इसका वॉल्यूम था 50 सेंटीमीटर क्यूब, अब इसका वॉल्यूम जो है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया। मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रेशर ये देखें उसके ऊपर भी उतना ही है, इसके ऊपर भी उतना ही है, इसका तो कोई इफेक्ट है ही नहीं क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट रखा हुआ है एक जैसा ही। सिर्फ हम इसका टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। पहले टेम्परेचर 25 था, इसको इंक्रीज कर दिया गया तो वॉल्यूम 50 था तो वो 62.5 हो गया। ये कैसे हुआ? जब हम लोगों ने इसको टेम्परेचर या हीट दी तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे ना उन्होंने फैलना शुरू कर दिया। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई। काइनेटिक एनर्जी, उनकी जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई मॉलिक्यूल्स, तो बहुत एरिया उन्होंने सारा घेर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन दी हुई है वॉल्यूम की टेम्परेचर के साथ। जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। ऑलवेज कन्वर्ट टेम्परेचर स्केल फ्रॉम सेंटीग्रेड या सेल्सियस टू केल्विन स्केल विद वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोगों ने केल्विन में करना हो, सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया हो तो उसमें 273 को हम लोग ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर सेल्सियस में करना हो ये तो हम कम ही करते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ऐसा यूनिट केल्विन है तो उसमें ही कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमने सेल्सियस में करना हो तो -273 कर देंगे। ठीक है, अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये गैस का सैंपल है ऑक्सीजन गैस का, उसका वॉल्यूम जो है 250 सेंटीमीटर क्यूब है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब है। गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं 250 से 700 तक। प्रेशर तो कांस्टेंट ही है। अब इसका टेम्परेचर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम जो है 250 है और जो V2 है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करके 700 आ गया। टेम्परेचर जो है -30 सेल्सियस है, तो अब टेम्परेचर कितना होगा? जब सेल्सियस में दिया हुआ है ना तो हम लोगों ने इसे किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो -30 में 273 को प्लस कर देंगे तो ये 243 केल्विन आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने यूज करना है। इक्वेशन वही यूज करेंगे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 भी हमें पता है, T1 भी हमारे पास है और V2 भी है, सिर्फ T2 नहीं है। T2 इधर वाली साइड पे चला जाएगा, T2 इधर आ जाएगा और जो V1 T2 जब उधर चला गया, V2 तो इधर ही पड़ा हुआ था। ठीक है, V2 इधर ही था और इसके नीचे क्या आ जाएगा, V1 T1। नीचे क्या आ गया, T2 इक्वल टू V2 ओवर V1 ओवर T1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज जो है वो हम लोगों ने पुट कर देनी है। V2 की जगह पे 700 आ जाएगा ये इधर जो था, और T1 की जगह पे 243 लिखना है, 30 डिग्री नहीं लिखना, 243 लिखना है। जब इसमें 273 को ऐड करेंगे तो ये केल्विन में चला जाएगा। केल्विन जो है वो इसका ऐसा यूनिट है, तो यही वाला टेम्परेचर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, V2 की जगह पे 700 और 243 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और V1 की जगह पे 250 आ जाएगा। ये क्या था, इसका पहले वाला वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 250 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 680.4। ये हम लोगों ने पहले वाला जो टेम्परेचर था ना उसको भी केल्विन में कन्वर्ट किया था। तो अब जो टेम्परेचर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है ये भी अंडरस्टूड सी बात है कि ये क्या होगा, ये भी केल्विन में ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, वो भी केल्विन में था तो ये भी केल्विन में है। अगर वो सेंटीग्रेड में होता तो ये भी सेंटीग्रेड में आता, तो ये इतना कोई एफिशिएंट नहीं होना था। क्योंकि इसका ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है तो हम लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि इसका जो पहला टेम्परेचर था वो कितना था, वो था 243। अब ये कितना आ गया 680। मतलब इसका जब हम लोगों ने वॉल्यूम को इंक्रीज किया था तो इसका टेम्परेचर भी, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम की इंक्रीज करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम पहले 250 था उसको हमने 700 कर दिया, तो टेम्परेचर 243 था और T2 फाइंड करना था, तो जो T2 निकला है वो 680 है। टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है, जब वॉल्यूम को इंक्रीज किया ना तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये प्रूफ हुआ कि ये ठीक है। एक्सपेंशन इज कॉज ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एक्सपेंशन क्यों हुई है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से। अब हम लोग दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम। जो हाइड्रोजन गैस उसका वॉल्यूम कितना है 160 सेंटीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 ये डिग्री में है, फिर सेंटीग्रेड में है, सेल्सियस में टेम्परेचर। तो अब हम उसको क्या करेंगे, फिर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, उसमें क्या करेंगे 273 को ऐड कर देंगे और टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज कर देंगे, ये तो हमारे पास वॉल्यूम है V1। ठीक है, ये क्या है V1, ये क्या है
टेम्परेचर T1, लेकिन अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर, इसमें 273 को ऐड करके, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 100 तक। ये क्या आ गया T2 में भी हम लोग 273 को ऐड करेंगे और 373 वो हो जाएगा, वो वाला टेम्परेचर हम लोगों ने यूज करना है जो केल्विन में निकलेगा। कैलकुलेट अब हम लोग इसका करेंगे वॉल्यूम जो V2 है, ठीक है। T1 भी दिया हुआ है, T2 भी दिया है, लेकिन इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन के अंदर, ठीक है। V1 भी दिया हुआ है और जो V2 है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है अभी बाय यूजिंग द इक्वेशन चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ की जो इक्वेशन है उसको हम लोग यूज करेंगे, V1/T1 इक्वल टू V2/T2 तो यूज करेंगे। V1 जो है वो गिवन है, T1 भी गिवन है, और T2 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, D2 इधर आ जाएगा और V2 उस साइड पे रह जाएगा। जो चीज फाइंड आउट करनी होती है ना वो दूसरी साइड पे रह जाती है, एक साइड पे अकेले को रख लेते हैं और बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड पे, ये जो होता है इक्वलिटी का साइन इसकी दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। अब V1/T1 मल्टीप्लाई T2, ये जो टेम्परेचर था 30 में हम लोगों ने 273 को ऐड किया था तो 303 हो गया था। अब 100 में 273 को ऐड किया था तो वो 373। अब इन दोनों टेम्परेचर्स को हम लोगों ने यूज करना है। V2 को फाइंड आउट करना है। V1 क्या था 160, ठीक है। T2 क्या था 373 और T1 क्या था 303। ये केल्विन वाली वैल्यूज यूज करनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 303 पे डिवाइड कर दिया, इसका आंसर क्या आ गया 196.9। अब जो भी चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है, अगर वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है तो उसका जो सब यूनिट है V1 के साथ वही V2 के साथ आएगा, और टेम्परेचर जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, और जब हम लोग उसको दूसरे टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे जिस पिछले एग्जाम्पल में किया था तो उसके साथ भी केल्विन लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो वॉल्यूम था गैस का वो इंक्रीज हुआ है। ये क्या हुआ है, वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पहले वॉल्यूम कितना था, V1 कितना था 160, अब कितना हो गया 196 हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ये क्यों इंक्रीज हुआ, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। डिग्री साइन, ये जो डिग्री का साइन होता है वो यूज करते हैं सेल्सियस के साथ, नॉट विद केल्विन स्केल। ये आप लोगों ने याद रखना है कि केल्विन के साथ कभी भी हम लोग डिग्री वाला साइन यूज नहीं करते, वो सिर्फ हम लोग सेल्सियस के साथ यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो होता है टेस्ट योर सेल्फ, ये आप लोग देखिए करें, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये वही होता है जो हम लोगों ने इसके अंदर किया हुआ होता है। थोड़ा सा इधर से पढ़ लेते हैं हम लोग आगे से, और फिर हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी जो रह जाएगा वो हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर टेस्ट अपलोड कर रही होती हूँ, वो भी आप लोग सॉल्व किया करें, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की जो फिजिकल स्टेट्स हैं, एंड रोल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रोल क्या है। एज यू नो दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो था इस चैप्टर का उसमें भी डिस्कस किया था। जो मैटर होती है उसकी कितनी फिजिकल स्टेट्स होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है, गैस होती है, लिक्विड होते हैं, और क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इन द गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो गैस वाली स्टेट होती है उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो फार अपार्ट, हम लोगों ने पहले भी देखा था, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा एरिया जो होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो होता है उसको ऑक्यूपाई किया होता है, क्योंकि जो इनके दरमियान इंटरेक्शन की फोर्स होती है वो बहुत कम होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक इन दैम, इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वीक होते हैं, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं। जितना इनको हम लोग वॉल्यूम देते हैं उसी में ये सारे में ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, पूरे में फैल जाते हैं। और फोर्सेज तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम होंगी, इतनी इतनी दूर तो पड़े हुए हैं। अब ये जो साथ साथ जुड़े हैं इनके दरमियान तो बहुत ज्यादा ही फोर्स होगी, क्योंकि इसलिए तो इतना साथ वो जुड़े हुए हैं। और ये जो इतने दूर हैं तो इनकी जो इंटरेक्शन की फोर्स है वो बहुत कम है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी वीक इन देम, इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल के दरमियान वाली जो फोर्सेज होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। बट इन द लिक्विड एंड सॉलिड्स, ये देखें ये लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन की फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का क्या मतलब होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाली जो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल या डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेज होती हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। इनमें बहुत ज्यादा होती हैं और गैसेस में बहुत कम होती है, और लिक्विड में गैसेस से ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, और सॉलिड में तो इससे भी बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके दरमियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं। In liquid and solid states, but in liquid and solid states, intermolecular forces play a very important role on their properties.
लिक्विड्स और सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, जो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है ना, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज होती है वो बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही होती है इनकी प्रॉपर्टीज में। आगे हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे ना, तो फिर देखेंगे कि इनके दरमियान जो फोर्सेज हैं उनका इफेक्ट क्या होता है इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। मेन इफेक्ट तो इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का ही होता है। गैसेस में तो होती ही नहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, बहुत मॉलिक्यूल दूर दूर पड़े हुए होते हैं। इन द लिक्विड स्टेट, अब हम लोग देखते हैं कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है। इन द लिक्विड स्टेट में क्या है, मॉलिक्यूल्स आर मच क्लोजर टू ईच अदर। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं कंपेयर टू गैसेस के कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिवेल्प स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इसके नतीजे में क्या होता है, लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिवेल्प स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, ठीक है, which affect their physical properties like diffusion, evaporation, vapor pressure and boiling point, ठीक है। एज अ रिजल्ट लिक्विड मॉलिक्यूल, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिवेल्प स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, विच अफेक्ट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं। जैसे डिफ्यूजन है, ये हम लोगों ने देखा भी था, इवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट, इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। जब डिफ्यूजन होनी होती है तो बहुत ज्यादा होगी, जिसमें गैसेज में बहुत ज्यादा होती है। और जो लिक्विड है उनके दरमियान फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जब हम लोग दूसरी गैस को उसके अंदर डालेंगे तो इतनी जल्दी से मिक्स नहीं होगी, गैसेस जो हैं वो जल्दी हो जाएंगी क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस बहुत कम है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड्स में और सॉलिड्स में, क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो फिर क्या होता है, जब फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो इनके दरमियान बॉन्डिंग जो होती है उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट फिर ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर वो भी ऐसे होगा, जब इनके दरमियान फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो इवेपोरेशन जो है वो मुश्किल से होगी। और जब गैसेस में इजीली हो जाती है इवेपोरेशन, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। कह रहे हैं कि जिनका, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिया है, जो कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ना उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस बिकम सो डोमिनेंट इन सॉलिड स्टेट। सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट होती है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के दरमियान वाली फोर्सेस, वो किसमें डोमिनेंट होती है, सॉलिड स्टेट के अंदर। दैट द मॉलिक्यूल्स लुक मोशनलेस, फिर जो इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशनलेस हमें दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन वो मोशनलेस तो नहीं होते, वो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं अपनी जगह पे, थोड़ा थोड़ा मोशन कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा उनकी नहीं होती मोशन, तो इसलिए वो मोशनलेस हमें दिखाई दे रहे होते हैं। दे अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, देयरफॉर दे आर डेंसर देन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स। दे अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, जो है वो अरेंज हो जाते हैं रेगुलर पैटर्न के अंदर, देयरफॉर दे आर डेंसर देन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। दे अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, देयरफॉर दे आर डेंसर देन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल से डेंसर होते हैं। लिक्विड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है इनके अंदर, तो इसलिए ये डेंसर होते हैं। लिक्विड स्टेट क्या है, लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हमें पता है मतलब इसने इतना वॉल्यूम जो है उसको ऑक्यूपाई करना है, लेकिन इसकी शेप नहीं होती कोई भी लिक्विड्स के। जिस भी हम लोग बर्तन में या जिस भी कंटेनर में जिस भी जगह इसको डाल दें लिक्विड को, तो इसकी शेप वैसी हो जाएगी, ये शेपलेस होते हैं, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। गैसेस का तो ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना शेप। A liquid attains shape of a container in which it is put. लिक्विड जो है वो अटेन कर लेते हैं शेप को कंटेनर की, in which it is put, जिसमें इसे रखा जाता है। A few typical properties of the liquids are discussed here. इधर हम लोग कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड्स की वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनमें प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, एक तो इवेपोरेशन की है फर्स्ट वाली, और सेकंड जो है वो वेपर प्रेशर है, और जो थर्ड है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, जो जो डिस्कस नहीं हुई है हम वही करेंगे, ठीक है। तो चले आज हम लोग देख लेते हैं इवेपोरेशन को, इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, ठीक है। इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन का मतलब ये होता है कि वेपर्स बनना। वेपर क्या होते हैं, भाप। जब लिक्विड जो है उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज, जो प्रोसेस होता है ना
चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड को चेंज इनटू अ गैस फेज, गैस फेज के हम अंदर हम लोग इसको कर देते हैं कन्वर्ट। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड को चेंज करना गैस फेज के अंदर, उसको हम लोग कह देते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। इट इज रिवर्स टू कंडेंसेशन इन विच अ गैस चेंज इनटू अ लिक्विड। कौन सा प्रोसेस है इवेपोरेशन? जब हम लोग लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। इट इज रिवर्स टू कंडेंसेशन, ये जो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन के रिवर्स होता है। इन विच अ गैस चेंज इनटू अ लिक्विड, जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? इसमें क्या होता है, गैस जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान। इवेपोरेशन क्या है, वेपर्स बनते हैं, लिक्विड जो होते हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कंडेंसेशन होती है उसमें क्या होता है, जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम लोग बेसिकली बात तो इवेपोरेशन की कर रहे हैं। इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। इसमें क्या होगा, हीट जो होगी अब्सॉर्ब होगी, जिधर भी एंडो लफ्ज आ जाएगा उसका मतलब होता है इनसाइड। तो इसका क्या मतलब है, एंडोथर्मिक। थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। थर्मिक का क्या मतलब होता है, हीट, और एंडो का मतलब अंदर। हीट जब अब्सॉर्ब होगी, ठीक है, हीट जब अब्सॉर्ब हीट करेंगे वाटर को तभी वो इवेपोरेट करेगा ना। तो ये आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा कि जब हम लोग हीट करते हैं तभी जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। वाटर की ही एग्जांपल ले लें, जब हम लोग उसको हीट देंगे तभी वो गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सच एज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, इट रिक्वायर्स 40.7 किलोजूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये वाटर की एग्जांपल ली हुई है, तो जब 1 मोल वाटर का है उसको हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड से, लिक्विड स्टेट से वेपर फॉर्म के अंदर, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, 1 मोल जो है वाटर का उस लिक्विड में है उसको हम लोग गैस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है? 40.7 किलो जूल पर मोल। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है 1 मोल वाटर को, तो उसके लिए 40.7 किलो जूल हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। इधर ये देखिए वाटर है, इसको कन्वर्ट किया हुआ है ये गैसियस फॉर्म में, इधर लिक्विड फॉर्म में एल लिखा हुआ, तो ये आप लोगों ने साथ लिखना है, ठीक है। इन दोनों वाटर में यही तो डिफरेंस है, ये लिक्विड में है और ये गैसियस स्टेट में। इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल आर इन अ कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। लिक्विड में हम लोगों ने देखा है पीछे भी, कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं वो मोशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, लेकिन जो सॉलिड में होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होते, मोशनलेस हमें दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा बहुत अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मोशन नहीं करते, अपनी जगह को चेंज नहीं करते। लेकिन लिक्विड जो है उनमें मोशन होती है, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डोंट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। उनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी तो होती है, लेकिन उसके जो सारे मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान एक जैसी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, कुछ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ में कम होती है। मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड अ फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके दरमियान एवरेज होती है, दरमियानी सी काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में। गैसेस के मॉलिक्यूल्स की तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है और अट्रैक्शन की फोर्स बहुत कम होती है, इससे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी ये होती तो है लेकिन नॉर्मल सी होती है, मोशन कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल। बस कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो कुछ ज़्यादा मोशन कर रहे होते हैं तेज़ी के साथ, लेकिन जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवरेज ही कर रहे होते हैं, ठीक है। The molecules having more than average kinetic energy overcome the attractive forces among the molecules and escape from the surface. It is called evaporation. ये हम लोग इवेपोरेशन की ही एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसमें यही एक्सप्लेन किया हुआ है इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन की डेफिनेशन यही थी कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इवेपोरेट कर लेंगे। जब उनका टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा, उनको हीट दी जाएगी, तो ही उनके मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब इधर बताया जा रहा है कि जो अब एक्सप्लेन हम लोग ये कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कब इवेपोरेट होंगे, कितनी हीट उनको मिलेगी, कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे। उसमें क्या है कि एक कंटेनर है उसको हीट दी जा रही है, तो उसमें से मॉलिक्यूल जो है कुछ देर के बाद इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, जब हम लोग हीट देते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल तो पहले ही मोशन में होते हैं, जब हम लोग उसको हीट दे देते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, कुछ की इतनी नहीं होती। जिन मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो सरफेस पे आके इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं,
तो कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिनकी बहुत ज़्यादा हो गई ये ऊपर ऊपर, तो ये क्या करेंगे, ये जो है बाहर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल किस तरह करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे बाहर की तरफ। ठीक है, तो फिर इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगी, ये वेपर्स बन के इवेपोरेट हो जाएंगे। इधर ये लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ना, हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अब इस मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस तो हैं, लेकिन क्या है, जब इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना उसके ऊपर ओवरकम कर लेगा, मतलब ये जो अट्रैक्शन है ना उससे भी ज्यादा हो जाएगी इसकी एनर्जी, ये उसके होल्ड से बाहर चला जाएगा। ये मतलब अट्रैक्ट उसको कर रहा है ना ये वाला मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को, लेकिन इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हो तो ये जो है ये बाहर निकल जाएगा, एस्केप फ्रॉम द सर्फेस, ये सर्फेस से बाहर निकल जाएगा, तो इवेपोरेशन ये होगी। ठीक है, इवेपोरेशन जो होता है ना ये एक प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है, हर टेम्परेचर पे ही हो रही होती है, लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो इवेपोरेशन बहुत कम हो रही होती है, हमें फील नहीं हो रहा था। लेकिन जब टेम्परेचर हम इसका इंक्रीज कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, जो कि फील भी होगी कि ये वाकई इवेपोरेशन हो रही है। लेकिन इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रही होती है, रूम टेम्परेचर पर भी हो रही होती है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वही बात आ गई कि जो रेट होता है ना इवेपोरेशन का, मतलब वो किस हिसाब से इवेपोरेट कर रही है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। जब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर को ज्यादा करते जाएंगे ना तो इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होती जाएगी। वैसे तो रूम टेम्परेचर पे भी हो रही होती है, वो बहुत कम होती है, लेकिन जब टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को उससे भी ज्यादा कर देंगे तो इवेपोरेशन और ज्यादा तेज हो जाएगी। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये जो होती है ना वो इंक्रीज हो रही होती है इवेपोरेशन टेम्परेचर के साथ साथ। ये आ भी सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन के ऊपर, क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज होती जाएगी, जितना इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर को उतनी ही इवेपोरेशन ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और फिर इस्केप करना सरफेस से वो ईजी हो जाएगा। इवेपोरेशन जो है ये कूलिंग प्रोसेस है। जब इवेपोरेशन हो रही होती है, मॉलिक्यूल जो हो रहे हैं वो इवेपोरेट हो रहे होते हैं लिक्विड्स के, तो कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, ये क्यों आता है, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ये कूलिंग प्रोसेस है। व्हेन द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो वेपोराइज कर जाते हैं, टेम्परेचर जो होता है रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स का वो कम हो जाता है। अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की, मतलब जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो बाहर निकल जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उनका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो जो है मॉलिक्यूल जब बाहर निकल जाएंगे, जो बाकी मॉलिक्यूल बच जाएंगे गैस में, उनका जो टेम्परेचर है वो कम पड़ जाएगा, वो कम हो जाएगा। जो हाई एनर्जी वाले थे वो तो, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी वो तो बाहर निकल के वेपोरेट हो गए, और बाकी जो मॉलिक्यूल्स है उनका क्या होगा, उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, फॉल्स डाउन। टू compensate this deficiency of energy, the molecules of liquid absorb energy from the surrounding. जब टेम्परेचर कम हो जाएगा ना तो जब डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी कम हो जाएगी, जब इवेपोरेट कर जाएंगे मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी वाले, तो जो बाकी वाले बच जाएंगे उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। इस एनर्जी की जो डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के अब्सॉर्ब कर लेते हैं बाहर से एनर्जी, सराउंडिंग से कर लेते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है, रिजल्ट ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज एज वी फील कूलिंग। तो क्या होता है, जब टेम्परेचर जो है, जब मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो स्केप आउट कर जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। जो बाकी पीछे वाले जो बच जाते हैं मॉलिक्यूल्स गैस के, लिक्विड्स के, तो उनका क्या होता है, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इनकी एनर्जी की जो डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट करने के लिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बाहर सराउंडिंग से लेते हैं। सराउंडिंग का तो पता है ना, अब ये बाउंड्री है ना कंटेनर की, तो इसके बाहर वाला जो एरिया सारा होगा इसके लिए सराउंडिंग है, अंदर वाला जो सारा है उसको हम सिस्टम बोलेंगे, और जो बाहर वाला इसकी होता है वो सराउंडिंग होती है इसकी। तो ये सराउंडिंग से एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है एनर्जी बहुत कम होगी। जब बाहर से एनर्जी अंदर ले लेंगे तो बाहर जो है कौन सा इफेक्ट चला जाएगा, फिर उधर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्ट कौन सा होगा, कूलिंग इफेक्ट, हम लोग कूलिंग फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम, जब हम लोग अल्कोहल का एक ड्रॉप अपनी हथेली के ऊपर रखते हैं तो अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट कर जाती है, और फीलिंग हमें कौन सी आती है, कूलिंग इफेक्ट हमें फील हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसीलिए होता है कि जब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके हाई एनर्जी वाले वो तो स्केप हो जाते हैं, तो इवेपोरेशन हो जाती है।
तो क्या होता है, बाहर से जो इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इस एनर्जी की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए बाहर से जो एनर्जी ले लेते हैं ये सराउंडिंग से। तो फिर क्या होता है, सराउंडिंग में क्या हो जाता है, उधर टेम्परेचर और एनर्जी कम पड़ जाती है, तो जो कूलिंग इफेक्ट आता है। इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? 3 फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में सेपरेटली भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको ध्यान से सुनिए। सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन के ऊपर? जब इवेपोरेशन हो रही होती है तो सरफेस एरिया का इफेक्ट क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट क्या होता है? सरफेस एरिया, इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, ग्रेटर इज सरफेस एरिया, ग्रेटर इज इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। इवेपोरेशन जो है इज द सरफेस फिनोमेना, मतलब ये सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रही होती है। कैसे कर रही होती है? जब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। ग्रेटर इज सरफेस एरिया, ग्रेटर इज इवेपोरेशन, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स sucker is used if tea is to be cooled quickly. This is become evaporation from the large surface area. Saucer is used if tea to be cooled. मतलब कि अगर हम लोग कोई खुला बर्तन ले लें टी को ठंडा करने के लिए जल्दी जल्दी, तो ये क्या हो रही थी, इवेपोरेशन हो रही होती है। उसके जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एस्केप आउट हो जाते हैं। बीच वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम पड़ जाता है, वो सराउंडिंग से क्या करते हैं, ले लेते हैं फिर एनर्जी। तो मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। अगर हम लोग कोई खुला बर्तन लेंगे तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी और कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा क्योंकि उसकी जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है वो एस्केप आउट कर जाएंगे, इसकी एनर्जी जो होगी वो कम पड़ जाएगी। इस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए हम लोग सराउंडिंग से क्या करेंगे, एनर्जी को लेंगे, टेम्परेचर उसका कम पड़ जाएगा और फिर क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जो है इवेपोरेशन वो ज्यादा होगी, उतना ही जो इस मॉलिक्यूल्स हैं उनको एस्केप करना इजी हो जाएगा, इवेपोरेशन उनकी इजीली हो जाएगी जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, surface area of saucer is more than of us from the smaller surface area of a tea cup. अब कप जो है उसके अंदर जल्दी चाहे ठंडी नहीं हो रही होती, उसके मुकाबले में सॉसर के अंदर जो है वो जल्दी हो जाती है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? उसका तो डायरेक्टली इफेक्ट है, टेम्परेचर इसका भी डायरेक्टली इफेक्ट है, सरफेस एरिया का भी। सरफेस एरिया जो है अगर वो सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। ठीक है, इवेपोरेशन के। और जो टेम्परेचर है उसका भी डायरेक्टली इफेक्ट है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तब क्या होगा, तब भी इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। ठीक है, इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जो इवेपोरेशन होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बिकॉज एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हाई कर देंगे काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इनके दरमियान वीक पड़ जाएंगी। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था, काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत ज्यादा हो जाती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो फिर क्या होता है, तो जब जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो जो है एस्केप कर जाते हैं क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना उनके दरमियान, उसके ऊपर वो ओवरकम कर लेते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, उनके वो होल्ड से बाहर चले जाते हैं, तो वो एस्केप आउट कर देते हैं जल्दी। तो फिर क्या होगा, इवेपोरेट रैपिडली, इवेपोरेशन जो है रैपिडली हो जाएगी। जैसे वाटर लेवल, एग्जांपल इन अ कंटेनर, अगर वाटर है कंटेनर के अंदर विद हॉट वाटर डिक्रीजेस अर्लियर देन, फॉर एग्जाम्पल वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर है उसके अंदर, कंटेनर के अंदर, डिक्रीजेज अर्लियर देन दैट ऑफ अ कंटेनर विद कोल्ड वाटर। जो वो कह रहे हैं कि जो वाटर है लेवल है, हॉट वाटर अगर एक कंटेनर के अंदर हॉट वाटर पड़ा हुआ है, एक कंटेनर के अंदर कोल्ड वाटर पड़ा हुआ, जो हॉट वाटर है ना वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और उसकी जो उसकी कंसंट्रेशन है ना वो कम हो जाएगी, इवेपोरेशन उनकी हो जाएगी इसकी, एज कम्पेयर टू जो कोल्ड कंटेनर है। क्यों, जो कोल्ड कंटेनर है उसकी जो इवेपोरेशन है वो जल्दी नहीं होगी, जो हॉट वाटर है उसकी इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी, उनके मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ज्यादा होगी और वो जल्दी स्केप कर जाएंगे, इवेपोरेशन जल्दी होगी और ये जो है ये कम रह जाएगा। और जो कोल्ड वाटर है उसकी जो इवेपोरेशन वो इतनी जल्दी नहीं होगी, टेम्परेचर कम होने इनका कम टेम्परेचर कम होने की वजह से इनकी जो इवेपोरेशन वो जल्दी नहीं होगी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। दिस इज बिकॉज हॉट वाटर इवेपोरेट्स अर्लियर देन द कोल्ड वाटर, जो हॉट वाटर है इवेपोरेट कर लेता है जल्दी। अब
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है? इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, मॉलिक्यूल और स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल्स फेस डिफिकल्टी इन इवेपोरेशन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मॉलिक्यूल बड़े करीब करीब पड़े होते हैं, तो उनको क्या है, एस्केप करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो इनकी जो इवेपोरेशन है ना वो कम होगी एज कम्पेयर टू जो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पड़े हुए हैं, उनकी जो इवेपोरेशन है वो ईजी हो जाएगी, क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत कम होंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी इनके दरमियान, तो इनको स्केप आउट करना इजी हो जाएगा, बाहर निकालना, तो ये जल्दी जल्दी इवेपोरेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर है स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। वाटर जो है इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है तो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कम होगी, इसलिए इनको निकालना, स्केप करना, इनकी वेपोरेशन का वेपर्स बनना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वाटर है स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड अल्कोहल। जो अल्कोहल है वो जल्दी इवेपोरेट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और ये स्केप आउट कर जाते हैं, तो इनके वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जो वेपर प्रेशर वाला पॉइंट है ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोगों ने चार्ल्स लॉ को देखा था। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? चार्ल्स लॉ जो होता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर जो है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। उसके लिए जो इक्वेशन है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जब इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो वी ओवर टी इक्वल टू के बन जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने इनकी जो थी वेरिफिकेशन की थी एक्सपेरिमेंटल, और फिर इसी एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई किया था। उसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को देखा था, फिर किया गया उसकी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं गैस, गैसियस स्टेट, लिक्विड और सॉलिड, और इनके पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट क्या होता है। और फिर हम लोगों ने टिपिकल प्रॉपर्टीज को देखा था लिक्विड की, तो उसमें क्या था, इवेपोरेशन थी, वेपर प्रेशर था, डिफ्यूजन थी, ये सब था। तो इसमें हम लोगों ने जो बॉइलिंग पॉइंट था, जो इवेपोरेशन थी, उसको हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया था। उसके ऊपर जो तीन उसके फैक्टर थे जो उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे थे वो कौन कौन से थे। उसमें एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट था, दूसरा टेम्परेचर का इफेक्ट था, तीसरा सरफेस एरिया का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रीजन, तो ये पूछा जा सकता है इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस से एस्केप आउट कर जाते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो जल्दी एस्केप आउट कर जाते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तभी वो जल्दी कर लेंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी तो फिर वो कम करेंगे, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी। ठीक है, कंडेंसेशन का प्रोसेस जो होता है वो इसके ऑपोजिट होता है। कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है। बस यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, और जो मैं जो टेस्ट अपलोड करती हूँ वो आप लोग ज़रूर किया करें। ये जो रिकॉर्डिंग्स होती है, अगर आप लेक्चर नहीं भी ले रहे तो आप रिकॉर्डिंग सुन लिया करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।